गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। सब लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है क्लास को। उसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। 2 दिन जो है अपने क्लास नहीं हुई क्योंकि जो है कुछ प्रोग्राम था उत्कर्ष का, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कहीं क्रिकेट मैच चल रहे थे, तो वो सब लोग हम एंजॉय कर रहे थे। अब आप लोगों को क्या है, वापस क्लास में जुड़ जाना है। लगातार क्लास होने वाली है, अब कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है, तो फटाफट से सब लोगों को जुड़ना है। विजय, नेहा राजपूत, किरण, सरोज, मोनिका, पूनम, दिव्या, सब लोगों को, श्वेता पटेल, भारती, सब लोगों को फटाफट जुड़ना है और क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। और उसके बाद में अपन क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो लास्ट MCQ जो अपने क्लास का था वो आज का फर्स्ट MCQ रहने वाला है। यहाँ पे ये रहा पहला MCQ आपके सामने आज के सेशन का। सही पढ़ना है और सही जवाब देने हैं। छोटे छोटे MCQ आपको पूछे जाएंगे, बहुत बड़े जो है UPPSC एग्जाम के अंदर आपको रेशनल वाइज या ऐसे N+ पैटर्न वाले MCQ नहीं आने वाले। तो आप सब लोगों को यहाँ पे सही जवाब देना है और विथ रेशनल एक कमेंट बॉक्स में लिखना है, पता चले कि आप सब लोगों को कितना नॉलेज है। ये सवाल आपसे कह रहा है फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। सब लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्रियंका कुमारी, पारुल, ज्योति, सरिता, सब लोगों का स्वागत है। अब यहाँ पे आप सब लोगों को यहाँ का जवाब लिखना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि फैलोपियन ट्यूब जो है सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो है एस्ट्रोजन को बनाती है क्या फैलोपियन ट्यूब। दूसरा आपसे कह रहा है हेल्प इन द फीटस डेवलपमेंट, फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करती है क्या। ऑप्शन सी कह रहा है एक्ट एज ए पासेज वे ऑफ द फीटस, फीटस का पासेज वे बनती है क्या। ऑप्शन डी कह रहा है मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, फटाफट से सब लोगों को लिखना है। और बहुत सारे लोगों ने डी को लॉक किया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसा सब कह रहे हैं। डी 100% राइट है, एकता ऐसे कह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये वाला काम कौन करता है, ये करती है ओवेरी। कौन करती है, ओवेरी करती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हेल्प इन द फीटस डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर। कहाँ पे होता है, बच्चा अपने 9 मंथ की जर्नी कहाँ कंप्लीट करता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर करता है। कहाँ पे करता है, यूट्रस की कैविटी के अंदर करता है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एक्ट एज ए पासेज वे ऑफ द फीटस, तो फीटस का पासेज वे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेजाइना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ये बात बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब से रिगार्डिंग सत्य लिखी हुई है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको मोबिलिटी प्रदान करने का काम कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब करती है। कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब करती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ये हमारी यूट्राइन कैविटी है और ये फैलोपियन ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला वाले पार्ट्स के अंदर। कहाँ पे होता है, एम्पुला वाले पार्ट्स के अंदर होता है। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बने वाली स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है, जाइगोट है। और ये कितने दिन तक रुकती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फर्टिलाइजेशन में क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। इस डेसिडुआ के पास में क्या है, बच्चे के लिए न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन है। जब बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी बच्चा जो है अपनी ग्रोथ करेगा। तो ये बच्चा क्या करता है, यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और लगातार सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है। बच्चा फैलोपियन ट्यूब से लगातार क्या करता है, मूवमेंट करता है, सेल डिवीजन करता है। और इसको धक्का लगाने का काम कौन करती है, इसकी सीलिया करती है। कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब की जो सीलिया वाला पार्ट्स होता है वो इस बच्चे को धक्का लगाता है। और एक तरफ माता की जो एंडोमेट्रियम है, डेसिडुआ जो बनी हुई है, ये लगातार बच्चे को अपनी तरफ बुलाती है। और इस तरीके से बच्चा मूवमेंट करता करता कहाँ पे आ जाता है, इस यूटेराइन कैविटी के पास में आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, बच्चा अपनी 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट करती है। तो आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 7वें दिन यूटेराइन कैविटी के अंदर आ जाता है। तो अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नॉन एज। यहाँ पे जो है आप सब लोगों को बताना है कि फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी करना किस टर्म के नाम से जाना जाता है। सब लोगों को फटाफट सही पढ़ना है और सही जवाब देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसको साल्फिंगोग्राफी के नाम से जानेंगे आप। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है इसको माइलोग्राफी के नाम से जानने वाले हैं आप। ऑप्शन सी कह रहा है इसको कॉलिसिस्टोस्कोपी के नाम से जानेंगे।
और ऑप्शन डी आपके सामने है पाइलोग्राफी के नाम से जानने वाले हैं। फटाफट से सब लोगों को कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह चलाना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके मैक्सिमम लोगों को इस लाइव क्लास के अंदर जुड़ना है और नया हर दिन कुछ सीखते रहना है। इस लक्ष्य सीरीज के थ्रू आप लोगों को अपने लक्ष्य की साधना करनी है। आपको एग्जाम के अंदर जो है इसी तरीके की चीज़ें पूछी जाएगी। लैंग्वेज एमसीक्यू की चेंज हो सकती है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर लिखा है पाइलोग्राफी। क्या लिखा हुआ है? पाइलोग्राफी किसके लिए यूज की जाती है? तो आपको जवाब देना है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। किसके लिए? यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। और यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी स्पेशल किसके लिए? किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी और यूरेटर के लिए। किसके लिए? किडनी और यूरेटर के अंदर अगर स्टोन हो जाए, क्या हो जाए? किडनी और यूरेटर के अंदर स्टोन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रास्ट डाई यूज की जाती है। और उसके बाद में एक्सरे के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट का क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन किया जाता है। इस तरीके से हमारी दोनों किडनी रहती है, यहाँ से यूरेटर निकलता है और ये ब्लैडर वाली स्ट्रक्चर है और ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा है। और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों क्या है? ये यूरेटर है। यूरेटर का काम क्या होता है? ये यूरिन को कन्वे करते हैं किडनी से कहाँ पे लेके आते हैं? ब्लैडर के पास में। यूरिन को किडनी में जो यूरिन बना है उसको कहाँ लाना है? ब्लैडर में। और ये काम कौन करता है? यूरेटर करते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है? किडनी। और किडनी को कैसा ऑर्गन माना जाता है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कैसा है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है किडनी को। कैसा ऑर्गन है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और ये जो ऑर्गन है यहाँ पे अगर स्टोन बन गई, इस यूरेटर के अंदर कोई स्टोन बन गई और ऐसी कंडीशन में आपको डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर? पाइलोग्राफी के अंदर। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है पाइलोग्राम। क्या नाम दिया जाता है? पाइलोग्राम दिया जाता है। और इसके अंदर यूज होती है कॉन्ट्रास्ट डाई। क्या यूज होती है? कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं। और उसके बाद में इस स्ट्रक्चर का क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। वहां पे विजुअलाइजेशन किया जाता है कि स्टोन कहाँ पे है, या कहीं पेल्विक ट्यूमर हो गया, या यूरेटर के अंदर ट्यूमर हो गया, किडनी के अंदर कोई ट्यूमर हो गया। इन सब का डिटेक्शन किसके थ्रू किया जाता है? इस पाइलोग्राम, या फिर इसको बोला जाता है पाइलोग्राफी। बिल्कुल सब लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। किडनी के लिए यूज किया जाता है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है कोलिसिस्टोस्कोपी। और ये किसका एग्जामिनेशन है? ये विजुअलाइजेशन है किसका? ये विजुअलाइजेशन है किसका? गॉल ब्लैडर का। किसका है? गॉल ब्लैडर का है। और इस गॉल ब्लैडर का हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है? बाइल बनाने का काम कौन करता है? बाइल का सिक्रेशन कौन करता है? बाइल का सिक्रेशन करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है विजुअलाइजेशन कोलिसिस्टोस्कोपी किसके लिए है? गॉल ब्लैडर का विजुअलाइजेशन करना कहलाता है कोलिसिस्टोस्कोपी। जहां कहीं पे भी स्कोपी वर्ड लिख रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं किसी ऑर्गन का। स्कोपी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? किसी ऑर्गन का क्या कर रहे हो आप? विजुअलाइजेशन कर रहे हो। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है माइलोग्राफी। ऑप्शन बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? माइलोग्राफी लिखा है। और ये किसका विजुअलाइजेशन है? ये है स्पाइनल कॉर्ड का। किसका है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है क्या पाया जाता है? नर्व रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? नर्व रूट पाया जाता है। और इसके एग्जामिनेशन के लिए भी कॉन्ट्रास्ट डाई यूज की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्ट्रास्ट डाई यूज की जाती है। और यहाँ पे भी क्या है? कॉन्ट्रास्ट डाई के बाद में जो है सीटी स्कैन या एमआरआई करके माइलोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है? माइलोग्राफी की जाती है। और एग्जाम के अंदर इस माइलोग्राफी को लेकर के एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि एक पेशेंट जो है इमरजेंसी में आपके पास आया, उस पेशेंट ने आपने क्या किया? उसकी माइलोग्राफी की। और उसके बाद में पेशेंट कह रहा है कि मेरे हाथ और पांव क्या है? सुन पड़ रहे हैं। तो ये फाइंडिंग नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो आपको जवाब देना है ऐसी फाइंडिंग इसके साथ में रहती है। ऐसी फाइंडिंग जो है इसके साथ में रहती है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, अबनॉर्मल नहीं है। यहाँ पे जो है आप सब लोगों को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। माइलोग्राफी बिल्कुल जो है स्पाइनल कॉर्ड के लिए किया जाता है। साल्फिंगोग्राफी किसके लिए की जाती है? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए। साल्फिंगोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? पेटेंसी देखते हैं किसकी? साल्फिंगोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? साल्फिंगोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? हम करते हैं साल्फिंगोग्राफी के अंदर पेटेंसी देखते हैं। किसकी? पेटेंसी किसकी देखते हैं? फैलोपियन ट्यूब की। किसकी देखते हैं? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी असेस की जाती है। फैलोपियन ट्यूब की किसका असेसमेंट किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पीआईडी की वजह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है
और ऐसी फीमेल के अंदर या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और कई बार इसके अंदर प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या परफॉर्म करते हैं, सल्फिंगोग्राफी करके देखते हैं कि इस फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी कंटिन्यू है या इस ट्यूब के अंदर किसी तरह का इस तरीके से ब्लॉकेज आ गया या ट्यूब इस तरीके से क्लियर है। ये देखने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सल्फिंगोग्राफी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। किसके थ्रू, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। और इसका आंसर आप सब लोगों ने ए दिया है, करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है, अगले सवाल का फटाफट से जवाब लिख लेना है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है घर की अताई सारी यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोगों को जवाब देना है अगले सवाल का, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। यहाँ पे जो है जाइगोट कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है वजाइना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी कह रहा है ओवेरी और ऑप्शन डी कह रहा है यूट्रस। कहाँ पे डेवलप होता है जाइगोट वाली स्ट्रक्चर, फटाफट से आप सब लोगों को जवाब लिख देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है वेजाइना के अंदर होता है क्या, वेजाइना के अंदर नहीं होता है। वेजाइना के अंदर जो है जाइगोट वाली स्ट्रक्चर नहीं बनती है और किसी ने भी गलती से भी ये जवाब नहीं दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ओवेरी और ऑप्शन डी कह रहा है यूट्रस। ओवेरी का काम होता है ओव्यूलेशन का, क्या काम होता है, ये ओव्यूलेशन करवाती है और ये ओव्यूलेशन किसके थ्रू होता है, रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल। कौन होता है, रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल की साइज एग्जाम के अंदर पूछे तो जवाब देना है 20 mm का होता है। कितना होता है, 20 मिलीमीटर का होता है, 20 mm का होता है। और जब ये रप्चर होता है तो रिलीज कौन होता है, तो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। कौन रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। और यही हमें चाहिए, और यही हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो कौन है, ओवा है या उसको सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाता है। और ये जब ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट्स के अंदर आ जाता है, ये जब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट्स के अंदर आ जाता है तो यहाँ से जो है स्पर्म मूव करते हैं, यहाँ से जो है इस तरीके से स्पर्म मूव करते हैं और इस तरीके से मूवमेंट करते करते यहाँ आके फ्यूज होते हैं। और यहाँ जब फ्यूजन होता है, जैसे ही ये दोनों का फ्यूजन होता है, जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जाइगोट है। क्या नाम है, जाइगोट है। और ये जाइगोट वाला पीरियड कितना होता है, 0 से 2 वीक का पीरियड जाइगोट कहलाता है और 3 to 8 वीक का पीरियड क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। और इसके बाद में 9 वीक से लगाकर 40 वीक तक की प्रेगनेंसी के अंदर क्या कहलाता है, फिटस। क्या कहलाता है, फिटस। ये पीरियड आप सबको पता है। 0 से 2 वीक का पीरियड जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है जाइगोट। और ये जाइगोट वाली स्ट्रक्चर कहाँ पे बनी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनी है। कहाँ पे बनी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनी है। जैसे ही स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ और उसके बाद में अपनी जिंदगी में हमने जो पहला सेल डिवीजन किया वो तो था ब्लास्टोमियर, लेकिन फ्यूजन होते ही जो स्ट्रक्चर बनी थी वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी, उसको हमने बोला जाइगोट। और ये जाइगोट वाली स्ट्रक्चर कहाँ पे बनती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनती है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्चा आगे ग्रोथ करेगा, लेकिन ये जाइगोट वाली स्ट्रक्चर कहाँ पे बन चुकी है, ये तो जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर बन गई। अब ये बच्चा जो है मोरुला वाले स्ट्रक्चर के अंदर आकर के जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर आएगा और लगातार सेल डिवीजन करता जाएगा, अपने ऑर्गन बनाता जाएगा और फिर अपने ऑर्गन की क्या करवाएगा, मैच्योर करवाएगा और उसके बाद में बच्चा बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिलीवर होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब लोगों ने बी जवाब दिया है और बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल जो है सही पढ़ना है और जवाब देना है। उर्मिला गुप्ता, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सब लोगों को यहाँ पे सही जवाब देना है। प्रियंका कुमारी, बिल्कुल। आज हमारी जो क्लास है वो जयपुर से हो रही है। कुछ लोगों को ये भी पता है कि अपनी क्लास जयपुर से हो रही है, तो सब लोगों को यहाँ पे, जो लोग जयपुर में हैं फिर भी आपको क्लास क्या है फोन में देखनी है लाइव और इस सवालों के जवाब देने हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस आफ्टर। यहाँ पे जो है इम्प्लांटेशन जो है कितने दिन बाद होता है, ऐसा आपसे पूछा है। यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है कितने दिन बाद में इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 7वें दिन स्टार्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन। ऑप्शन बी कह रहा है
1 डे फर्टिलाइजेशन होते ही यूट्राइन कैविटी के अंदर जाइगोट आ गया और इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया, क्या ऐसा होता है? ऑप्शन डी कह रहा है 8वें दिन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऑप्शन जो है डी के अंदर लिखा है 10th डे पे स्टार्ट होती है। सब लोगों को कमेंट करना है और सही जवाब देना है और पूरी इम्प्लांटेशन प्रोसेस को भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ लोग जो है ए जवाब दे रहे हैं, कुछ 7 to 8 रेंज बता रहे हैं। यहाँ पे जो है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमने बोला कि ये वाली स्ट्रक्चर जो जाइगोट बना है, ये जो जाइगोट वाली स्ट्रक्चर बनी है, ये कितने दिन तक यहाँ पे रुकेगी? 2 से 3 दिन। कितने दिन तक? फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2 से 3 दिन तक था। उसके बाद में इसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया चौथे और पांचवें दिन। चौथे और पांचवें दिन जो है ये यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर हुआ और जब यूट्राइन कैविटी के अंदर ये एंटर हुआ तो मेस्ट्रुअल साइकिल की उस दौरान फेज कौन सी चल रही है? 3rd फेज, जिसको हम बोलते हैं सिक्रिएटरी फेज या ल्यूटियल फेज बोलते हैं। उस दौरान यूट्राइन कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशंस होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई लेवल पे रहता है और यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में हाई सिक्रेशन, हाई न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर यूट्राइन कैविटी में आती है इसका नाम होता है मोरुला। क्या नाम होता है? मोरुला होता है, जिसको हम बोलते हैं 16 to 64 सेल का क्लस्टर है। क्या है? क्लस्टर है। और इस क्लस्टर को मलबेरी के नाम से जाना जाता है। मलबेरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। मलबेरी के नाम से किसको जाना जाता है? इसी क्लस्टर को बोला जाता है जो 16 to 64 सेल का क्लस्टर बना और यूट्राइन कैविटी के अंदर चौथे और पांचवें दिन आ चुका है। अब यहाँ आने के बाद में ये जो एम्ब्रियो है ये अपनी अच्छी जगह ढूंढता है कि कहाँ पे न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा है, वहाँ जाकर के मैं अटैच हो जाता हूँ। तो ये क्या करता है? पूरी की पूरी यूट्राइन कैविटी का ऑब्जर्वेशन करता है कि जहाँ पे हाई न्यूट्रिशन सप्लाई है अपने को तो वहाँ जाना है, क्योंकि अपनी जर्नी 9 मंथ की है और अपने को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। और अब खाना चाहिए तो यूट्रस के अपर पोल के अंदर यहाँ पे हाई न्यूट्रिशन सप्लाई रहती है। क्या रहती है? यहाँ पे हाई न्यूट्रिशन सप्लाई रहती है। और जब हाई न्यूट्रिशन सप्लाई यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेगा? ये यूट्रस के अंदर जितने भी सिक्रेशन था ये अपने अंदर ले लेता है। क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है और इस स्ट्रक्चर का नाम चेंज होकर के बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। किस नाम से जाना जाएगा बाद में? ये ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया? सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। जो मोरुला वाली स्ट्रक्चर थी वो यूट्राइन कैविटी के अंदर आई और यूट्रस के सारे सिक्रेशंस को अपने अंदर ले लिया और जैसे ही फ्लूइड का कलेक्शन उसके अंदर हुआ तो अब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया? सिस्ट। और वो क्या है? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट बन गया 5वें दिन तक। और उसके बाद में ये क्या करता है? ये यूट्रस की वॉल के नजदीक जाना जो है स्टार्ट करता है। क्या करता है? यूट्रस के वॉल के नजदीक जाना स्टार्ट करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं अडेजन। क्या बोलते हैं? अडेजन का मतलब होता है चिपकना या स्टिक टुगेदर होना। एडेजन करना स्टार्ट करता है और वो दिन कौन सा होता है? वो दिन होता है 7वां दिन। वो दिन कौन सा होता है? 7वां दिन होता है जिस दिन एडेजन स्टार्ट होता है। एडेजन के बाद में ये क्या करता है? एडेजन के बाद में ये क्या करता है? ये यूट्रस की वॉल में और नजदीक जाता है और ये जो एम्ब्रियो है ये अपनी क्या निकालेगा? विलाइज निकालेगा और इस विलाई को इस यूट्रस की वॉल के अंदर क्या है? कनेक्शन डेवलप करवाएगा। तो ये जो है ये एडेजन वाली प्रोसेस कब हुई? ये 7वें दिन स्टार्ट हुई। इट मीन्स ये कह रहा है कि 7वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई और इसको कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन लग जाएंगे? तो 7वें दिन स्टार्ट होता है और 11वें दिन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। क्या? इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है ये 11वें दिन कंप्लीट हो जाती है। 11वें दिन जो है कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट कब होती है? तो स्टार्ट होती है 7वें दिन और यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 7वां दिन। कुछ लोगों को ये प्रोसेस अभी समझ में नहीं आई होगी, तो आगे आने वाले सवालों के अंदर इस प्रोसेस को पूरा तरीके से पढ़ेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को ढंग से पढ़ने वाले हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि इम्प्लांटेशन 7वें दिन स्टार्ट हुआ और 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही पूछा कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट होता है? तो 7वें दिन जवाब देना है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी और सी और बी क्या है? खोटे जवाब है और मैक्सिमम लोगों ने जवाब 7 दिया है। बहुत सारी बुक के अंदर आपको जो है 7 to 8 डे रेंज में मिल जाएगी। जब ऑप्शन के अंदर 7 नहीं हो तो जवाब क्या दे देना? 8। जब ऑप्शन के अंदर 7 नहीं हो तब जवाब क्या दे देना है? 8 दे देना है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है? 7 से 11 दिन की बड़ी रेंज है इम्प्लांटेशन की।
7वें दिन स्टार्ट होता है और 11वें दिन क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी। ओवरी से रिगार्डिंग कौन सी बात सत्य नहीं है। इस नोट को ढंग से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है द ओवेरी आर 2 इन द नंबर। ओवेरी संख्या में 2 होती है, इससे इजी सवाल हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवेरी। ओवेरी का एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑप्शन सी कह रहा है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवेरी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना ओवेरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या। ऑप्शन डी कह रहा है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो ऑन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवेरी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना ओवेरी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या। जब आपको पूछा है नॉट ट्रू, इसका मतलब आपको बताना है कि कौन सा काम ओवेरी का नहीं है। जो काम ओवेरी का नहीं है वो आपको बताना है। और मैक्सिमम लोगों ने सी को राफेल की तरह बना रखा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्राइमरी हार्मोन किसका है, मेल हार्मोन है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये किसका प्राइमरी हार्मोन है, ये किसका प्राइमरी हार्मोन है। तो ये प्राइमरी हार्मोन है किसका, प्राइमरी हार्मोन किसका है। तो जवाब देना है मेल का प्राइमरी हार्मोन है। और बनाने का काम कौन करते हैं, टेस्टिस करते हैं। तो क्या आपसे पूछा जाए कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर होता है क्या, जवाब देना यस होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फीमेल के अंदर भी होता है, लेकिन ये प्राइमरी हार्मोन फीमेल का नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये ओवरी का प्राइमरी काम नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना एक इंपॉर्टेंट काम है, ये नहीं है। तो जो नहीं है वही अपने को पूछा है, तो जवाब सी बनेगा। जवाब क्या बनेगा, सी बनेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना ओवरी का काम है, ये बात सत्य है। एस्ट्रोजन को भी ओवरी बनाती है। ओवरी की संख्या में 2 होती है, पेयर्स के अंदर रहती है। राइट और लेफ्ट साइड में पेल्विक ऑर्गन होती है। फीमेल के अंदर ही होती है, मेल के अंदर ओवरी नहीं होती है और ये पेयर्स के अंदर रहती है। जवाब सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सिंपल एमसीक्यू था। अगले सवाल का जवाब देना है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन। यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। वेजाइना के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ओविडक्ट के अंदर, ऑप्शन सी कह रहा है यूट्रस के अंदर, ऑप्शन डी कह रहा है सर्विक्स के अंदर। सर्विक्स जो है ये यूट्रस का ही पार्ट्स होता है। सर्विक्स जो होता है ये वाला हिस्सा सर्विक्स कहलाता है यूट्रस का, और ये यूट्रस का ही पार्ट्स होता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। जब आपको कुछ भी पता नहीं हो तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सीखे। क्या करें, ऑप्शन को बाहर करना सीखे कि जो ऑप्शन नहीं हो सकता है, जो क्या है यूट्रस और सर्विक्स ये दोनों के दोनों क्या है, यूट्रस का ही पार्ट है। सर्विक्स क्या है, यूट्रस का ही पार्ट है, और ये यूट्रस का फंडस वाला हिस्सा है, ये यूट्रस का फंडस वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा यूट्रस का क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। बॉडी और सर्विक्स आपस में जिस जंक्शन पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक एनाटॉमी यही होती है। जब आपका बेस क्लियर नहीं है तो एडवांस चीज़ों पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही एडवांस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपको नॉर्मल चीज़ें पता है तभी आप अबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे बेस इसी को बोला जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है वेजाइना। वेजाइना के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है। और ये ओविडक्ट दूसरा नाम किसका है, फैलोपियन ट्यूब को बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब को बोला जाता है ओविडक्ट। क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब को बोला जाता है ओविडक्ट, और इसी को बोला जाता है यूटेराइन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसको, यूटेराइन ट्यूब। कई बार आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। लेंथ इसकी एवरेज होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की। कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर की फैलोपियन ट्यूब होती है। ये भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये भी आपको पता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिंपल एमसीक्यू था। और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल जो है सही पढ़ना है और जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ, ये 34 को नहीं पढ़ना है और आगे पूरा पढ़ के जवाब देना है। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवर रिलीज्ड इन द डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज। यहाँ पे क्या है, अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवर रिलीज हुए और उनका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है सुपरफिटेशन कहलाता है ये, ऑप्शन बी कह रहा है ये सुपरफिकेंडेशन है,
ऑप्शन डी कह रहा है आपसे ये फीटस पैपैरासिस है, ऑप्शन डी कह रहा है ये नन ऑफ द अबव है। सब लोगों को यहाँ पे जो है रावण भी क्लास में आता है, अब राम को तो आना ही है, जहाँ रावण है वहां पे राम को आना ही है। यहाँ पे सब लोगों ने बहुत अच्छे नाम रखे हुए, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है चल रहा है कि ए को लंका लगानी है और नाम भी उनका क्या है, रावण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सुपरफिटेशन और दूसरा ऑप्शन लिखा है सुपरफिकेंडेशन। अब आपको सी और डी के अंदर तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होता है, और ये कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, एग्जाम हॉल के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। भले ही आपको पहले चीजें सारी आती होती है, लेकिन एग्जाम हॉल की एंजाइटी में आप भूल जाते हो कि ये सुपरफिटेशन है या सुपरफिकेंडेशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी और कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ऑप्शन डी इसका जवाब नहीं है। फीटस पैपैरासिस को ही बोला जाता है फीटस कंप्रेसस। क्या बोला जाता है, फीटस कंप्रेसस। और ये तो आप वाली बात हो गई कि यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्चे थे दो, यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या था, बच्चे तो थे दो, और ये जो है न्यूट्रिशन देने वाली स्ट्रक्चर प्लेसेंटा थी एक। इन दोनों को न्यूट्रिशन देने वाली प्लेसेंटा वाली स्ट्रक्चर थी एक। जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में आप लोग लड़ रहे हैं वैसे ये दोनों बच्चे यूट्राइन कैविटी में लड़ते हैं, और ये जो बड़ा बच्चा है ये क्या करता है, सारा का सारा न्यूट्रिशन अपनी तरह खींच लेता है। तो ये कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। और कैसा हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और ये इस तरीके का फीटस छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसने न्यूट्रिशन ज्यादा खींच लिया। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रैशनल लिख रहे हैं और हर सवाल का सही जवाब लिख रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, नॉलेज ज्यादा ज्ञान किया है, उन्होंने नॉलेज को बहुत अच्छे से ज्ञान किया है और इसलिए वो इतने बड़े कमेंट लिख रहे हैं। ऐसा ही इस बच्चे के हालात होती है, उसी को फीटस कंप्रेसस या फीटस पैपैरासिस के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसी इमेज बता के भी बोल देते हैं कि ये छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, ये क्या कहलाता है, तो ये छोटा वाला बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है और लेस न्यूट्रिशन इसके पास आ रहा है, हाई न्यूट्रिशन इस बच्चे के पास जा रहा है, इसलिए बच्चा फ्लैटेंड हो गया है। कैसा हो गया है, फ्लैट हो गया है। उसको फीटस कंप्रेसस या फीटस पैपैरासिस के नाम से जाना जाता है। सुपरफिटेशन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि डिफरेंट मेस्ट्रोसाइकिल के अंदर ओवर रिलीज हुए और वो क्या हो गए, फर्टिलाइज्ड हो गए, तो उसको सुपरफिटेशन बोलते हैं। फीटस के ऊपर फीटस, सुपरफिटेशन। यहाँ पे क्या है, फीटस के ऊपर फीटस। पहले मेस्ट्रोसाइकिल आई, पहली वाली जो मेस्ट्रोसाइकिल आई, एक तो फर्टिलाइजेशन तब हो गया, तब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद में फिर सेकेंड मेस्ट्रोसाइकिल के अंदर एक और फर्टिलाइजेशन हो गया और जब दो फर्टिलाइजेशन हुए तो सुपरफिटेशन हो गया। क्या हो गया, सुपरफिटेशन हो गया। फीटस के ऊपर फीटस सुपरफिटेशन कहलाता है। लेकिन ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे दो अलग अलग फादर भी बच्चों के हो सकते हैं। ये जो सुपरफिकेंडेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, एक ही मेस्ट्रोसाइकिल के अंदर क्या होता है, दो ओवर रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, दो ओवर रिलीज होते हैं। क्या होता है, दो ओवम रिलीज हुए और ये क्या है, टू डिफरेंट कोइटस में फर्टिलाइज्ड हुए। क्या हुआ, टू डिफरेंट कोइटस में, टू डिफरेंट कोइटस के अंदर क्या हुए, फर्टिलाइज्ड हुए। क्या हुए, फर्टिलाइज्ड हुए। और ये जो है सेम मेस्ट्रोसाइकिल के अंदर रिलीज हुए दो ओवा, लेकिन एक बार कोई और फादर था, एक बार कोई और फादर था, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि सुपरफिटेशन के अंदर टू बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं, टू बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, टू बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं। एक बच्चा जो है, एक तो किरण पोलार्ड जड़ा बच्चा दिख रहा है और एक इंडियन बच्चा दिख सकता है, जब फादर क्या है अलग अलग हो। और ऐसा एग्जाम के अंदर इमेज देके एम्स दिल्ली ने पूछा है सुपरफिकेंडेशन को, किसको, सुपरफिकेंडेशन की इमेज दी है। एक बच्चा था वो कैसा था, एक बच्चा तो था गोरा सा और अमेरिकन यूएस का बच्चा लग रहा था, और एक बच्चा कैसा था, वेस्ट इंडीज वाला लग रहा था और काला सा बच्चा था। कैसा था, काला सा बच्चा था। और जब काला सा बच्चा था तो उन्होंने पूछा ऐसी किस कंडीशन में स्ट्रक्चर देखी जा सकती है, ऐसे फीटस जो है किस कंडीशन में देखे जा सकते हैं। जवाब देना है सुपरफिकेंडेशन। मेस्ट्रोसाइकिल सेम थी, उसी साइकिल के अंदर दोनों फर्टिलाइजेशन हुए, लेकिन क्या है इनके बायोलॉजिकल फादर अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग भी
हो सकते हैं। तो ये जो सुपर फिकंडेशन है, सेम मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवा 2 रिलीज हुए थे और अलग अलग कोइटस के अंदर फर्टिलाइज्ड हो गए थे, उसको बोलते हैं सुपर फिकंडेशन। और सुपर फिटेशन के अंदर जो है ऐसा होता है कि 2 अलग अलग मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो पहले बच्चे की जेस्टेशन एज मान लो 38 वीक है, तो दूसरे बच्चे की जो है एज 36 वीक ऑफ जेस्टेशन हो सकती है, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, अलग अलग मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवा रिलीज हुए। ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसीलिए आपको हर नॉर्मल और अबनॉर्मल चीज का पता होना चाहिए। जब आपको नॉर्मल चीजें पता होगी तो अबनॉर्मल चीज के जो है कंसेप्ट अपने आप बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जवाब है सुपर फिटेस जो है फिटेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेस्ट्रुअल साइकिल, और उसको बोला जाता है सुपर फिटेशन। फिटस के ऊपर एक और फिटस। अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल जो है, और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक होता है विनिसिंग ट्विंस। क्या होता है? विनिसिंग ट्विंस होता है, और ये तो कई बार नर्सों के साथ में बहुत भयंकर वाली कंडीशन होती है और केस भी हो जाता है इस विनिसिंग ट्विंस के चलते। जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो यहाँ पे अर्ली जेस्टेशन के अंदर डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी की तो वहां पे मल्टीपल जेस्टेशन दिख रहा है, यानी कि 2 बच्चे दिख रहे हैं। जब उसने क्या किया था, अर्ली प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी की तो वहां पे क्या हुआ, 2 बच्चे दिख रहे थे, और वो सोनोग्राफी अटेंडर के पास में थी। वो वाली सोनोग्राफी जो 8 वीक पे 12 वीक पे उन्होंने करवाई थी वो अटेंडर के पास में थी। लेकिन वो फीमेल जब 9 मंथ की कंप्लीट करके आती है डिलीवरी के लिए तो वहां पे बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है एक, और एक बच्चा जब पैदा होता है तो अटेंडर बोलता है कि हमारी सोनोग्राफी में हमारे पास में प्रूफ पड़ा है कि हमारे जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर 2 बच्चे थे और अभी आप एक बच्चा दे रहे हो। और ऐसी कंडीशन में नर्स ने क्या किया है, हमारे एक बच्चे को किसी और को बेच दिया होगा, और ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इसलिए आपको लेटर ऑन वाली जो सोनोग्राफी है 8वें 9वें महीने की वो मंगवा लेनी है, और उसके अंदर एक बच्चा दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, विनिसिंग ट्विंस हो गए। एक बच्चा क्या है, ममीफाइड हो गया। क्या हो गया, एक बच्चा ममीफाइड होकर डेथ हो गया। क्या हो गया, एक बच्चे की हो गई डेथ, एक बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिसिंग ट्विंस बोलते हैं। अर्ली सोनोग्राफी के अंदर मल्टीपल जेस्टेशन दिख सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन प्रेगनेंसी में एक ही बच्चा डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब एक बच्चा क्या है, खत्म हो चुका है। और जब खत्म हो चुका है तो आपके ऊपर किसी तरह का केस नहीं लगे, उसके लिए आपको क्या है, सिलेक्शन के बाद में ये सारे के सारे चैलेंज आपके सामने आने वाले हैं अगर आप लेबर रूम में पोस्टेड हो गए तो। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये विनिसिंग ट्विंस वाली जो प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत बात जो है अखबार के अंदर केसेस भी आते हैं कि यहाँ पे घर के जो रिलेटिव थे उन्होंने केस लगा दिया डॉक्टर्स के ऊपर और नर्सिंग स्टाफ के ऊपर कि उन्होंने हमारे एक बच्चे को किसी और को बेच दिया, जबकि वो था क्या, विनिसिंग ट्विंस वाली कंडीशन थी कि अर्ली प्रेगनेंसी में मल्टीपल जेस्टेशन दिख रहा था, लेटर ऑन एक बच्चा क्या है, डेथ हो गया और एक ही बच्चा डिलीवर हो रहा है। तो ये चीज़ों को समझना है, और यहाँ पे अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ ऑन द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, मैच्योर ओवा और स्पर्मेटोजोआ आपस में फ्यूज्ड होते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है और हर दिन पढ़ी जाने वाली टर्मिनोलॉजी है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजेशन और ये ऐसी सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट के अंदर घुमा फिरा के आई जाती है, और ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से, बिल्कुल जयपुर से क्लास हो रही है अपनी, यहाँ पे आप सब लोगों को जवाब देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी कह रहा है गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी कह रहा है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी कह रहा है इम्प्लांटेशन। क्या जवाब होना चाहिए? सब लोग सी को राफेल बना रहे हैं, सब लोग जो है सी को राफेल बना रहे हैं, और राफेल की तरफ से जो है यहाँ पे जो है पहला लिखा है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के अंदर होता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर। क्या होता है, ओव्यूलेशन के अंदर जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर होता है। कब, ओव्यूलेशन डे किसी भी फीमेल का कैसे निकाला जाता है कि हमारी जो है एवरेज मेस्ट्रुअल साइकिल कितनी होती है, 28 डे की होती है। लेकिन अगर ये मेस्ट्रुअल साइकिल जो है किसी फीमेल के अंदर 21 डे से लगाकर 35 डे के बीच में कभी भी आती है, तब तक कंडीशन क्या है, तब तक कंडीशन है नॉर्मल है। ये क्या है, 7 दिन जो है प्लस माइनस नॉर्मल होता है किसके अंदर, 28 डे के अंदर। अगर किसी फीमेल की मेस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन की है
तो ये बात तय है कि इस सारी की सारी मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फिक्स फेज होती है जिसका नाम है ल्यूटियल फेज। क्या बोला जाता है इसको? ल्यूटियल फेज, या इसी को बोला जाता है सिक्रिएटरी फेज। मेस्ट्रुअल साइकिल की जो थर्ड फेज होती है इसको फिक्स फेज या स्टेबल फेज के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ये क्या है? स्टेबल फेज है। और इसी को बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी। क्या बोला जाता है इसको? पोस्ट ओव्यूलेटरी बोला जाता है। एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज किसको बोला जाता है, और स्टूडेंट वापस आके कह रहे ऐसी वाली फेज हमारी मेस्ट्रुअल साइकिल में थी नहीं, और ये वाली साइकिल जो है पता नहीं कौन सी साइकिल पूछी है, ऐसी तो हमारे सिलेबस में ही नहीं थी। ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि पोस्ट ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज, और ओव्यूलेशन के बाद वाली फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज या सिक्रिएटरी फेज। मेस्ट्रुअल साइकिल की थर्ड फेज जो कैसी होती है? फिक्स्ड फेज होती है। और ये फिक्स दिन कितने होते हैं? 14 डे। क्या होता है? 14 डे। यानी कि किसी भी फीमेल के अंदर जो है मेस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कब होगा? जिस दिन भी उसका ओव्यूलेशन होगा उसके फिक्स 14 डे बाद मेस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। ये बात तय है। तय बात क्या है? हमें नहीं पता कि ये मेस्ट्रुअल साइकिल 35 डे का होगा या 40 डे का है या 28 डे का, लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन भी उस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा उसके फिक्स 14 डे बाद में क्या होगा? मेस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। ये बात तय है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये स्टेबल फेज है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, और इसी को ल्यूटियल फेज, सिक्रिएटरी फेज के नाम से या फिक्स्ड फेज के नाम से जाना जाता है। और ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं? आपको याद रखने हैं। अगर मान लो किसी फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल 35 डे के बाद में आ रहा है तो इसका आप ओव्यूलेशन डे कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर 14 डे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या करोगे? 14 डे माइनस कर दोगे। इसका मतलब जिसका मेस्ट्रुअल साइकिल 35 डे का है उसके अंदर ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 21वें दिन हो रहा है। कब हो रहा है? 21वें दिन हो रहा है। और अगर किसी का मेस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का ही है, 28 डे का है, तो इसमें से जब आप 14 माइनस करेंगे तो पीछे 14 रहेगा। इसका मतलब इस फीमेल का ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14th डे ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल हर फीमेल के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, और 28 दिन में 14th डे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर हुआ आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है? और सब लोग जवाब दे रहे हैं कि इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये बात सही है। इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है जो यूट्राइन कैविटी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7वें दिन स्टार्ट होती है और 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस 7वें दिन स्टार्ट होती है और 11th डे क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ये बात आपने समझ ली है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, इस गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। और ये गैमेट्स कौन है? एक तो है स्पर्म, दूसरा कौन है? ओवम। और इनको बनाने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं गोनेड्स। इन दोनों को बनाने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। और ये गोनेड्स कौन है? एक तो है ओवेरी और दूसरा कौन है? टेस्टिस। कौन है? टेस्टिस है। ये बात आपको पता है। गैमेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म और ओवम बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। आप सब लोग जो है घर वाली बातें यहाँ पे करते हो। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? कि ओवम और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। सिर्फ ओवम बनने की प्रोसेस oogenesis कहलाती है। क्या है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ ओवम का फॉर्मेशन करवाना है। किसका? सिर्फ ओवम का फॉर्मेशन करवाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis के नाम से जानेंगे। और अगर आपको सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है, किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है, स्पर्म बनाना है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है इसको। और इन दोनों की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस। इस दोनों प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे जो है ये आपको फर्टिलाइजेशन का पूछ रहा है। मैक्सिमम लोगों ने जवाब सी दिया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है ओव्यूलेशन अकर। ओव्यूलेशन कब होता है? ये आपको फटाफट से बता देना है कि ओव्यूलेशन कब होता है।
ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 14 दिन पहले हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है 1 वीक आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन बाद में होता है। ऑप्शन सी कह रहा है 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 7 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन डी कह रहा है 28 दिन के बाद में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन के बाद में वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा है तो ऑप्शन डी तो आप सब लोगों ने आराम से बाहर कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता। अब बी और सी के अंदर दो अपोजिट ऑप्शन लिखे हुए हैं कि एक तो कह रहा है 7 दिन पहले और एक कह रहा है 7 दिन बाद, तो ये भी दोनों क्या है? खोटा है। जो अभी बी और सी डी जवाब दे रहे हैं ये क्या है? खोटा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जवाब क्या दिया है? ए जवाब दिया है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या है? 14 दिन पहले ओव्यूलेशन हो जाता है और उसी को हमने जो है फिक्स फेज के नाम से अभी पढ़ा था। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर बड़े रैशनल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी शायद। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और अगले सवाल का जवाब देना है। अगला सवाल आपसे कह रहा है इन 28 डे ह्यूमन ओवेरी साइकिल ओव्यूलेशन अकर ऑन। यहाँ पे एक फीमेल जिसकी जो है 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो इसका ओव्यूलेशन कब होगा? अभी अभी हमने पढ़ा है पहले दिन नहीं होगा, 5वें दिन भी नहीं होगा, 28वें दिन भी नहीं होगा। कब होगा? 14th डे पे होगा। ये ओव्यूलेशन का ही कंसेप्ट है और इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल आपसे ओव्यूलेशन को लेकर के पूछे जा सकते हैं। ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन के अंदर क्या रिलीज होता है? ओव्यूलेशन करवाने वाले हार्मोन का नाम पूछा जा सकता है जिसका नाम है एलएच हार्मोन, जिसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये हार्मोन का काम क्या है? ओवा को लूटने का काम है और ग्राफिन फॉलिकल को रैप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाने का काम कौन करता है? एलएच हार्मोन करता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगले सवाल का जवाब देना है। आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वायबल फॉर। ओवम जो है इसका लाइफ स्पैन कितना है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे जवाब लिखना है सब लोगों को। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 to 6 आवर्स, 1 से 6 घंटे तक ही जिंदा रहता है क्या? ऑप्शन बी कह रहा है 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। ऑप्शन सी कह रहा है 24 से 36 घंटे तक जिंदा रहता है क्या? ऑप्शन डी कह रहा है 48 to 72 आवर्स तक जिंदा रहता है क्या? ऑप्शन जो डी के अंदर लिखा है ये किसका लाइफ स्पैन है? स्पर्म का। किसका? स्पर्म का लाइफ स्पैन है। और ये तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि इन दोनों ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होकर एग्जाम के अंदर गलतियां फिर भी करके आ ही जाते हैं। तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 28 से 72 घंटे तक जो जिंदा रहता है वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्पर्म है। ऑप्शन ए के अंदर जो लिखा है ये बहुत अर्ली पीरियड लिखा है। अब आपको सिलेक्ट करना है किसके अंदर से? बी एंड सी ऑप्शन में से। क्या है? बी एंड सी से। मैं आपको जो है कहीं पे भी पढ़ाऊंगी तो बोलूंगी कि ओवा जिंदा कितना रहता है? 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। और मैक्सिमम ये कितना जिंदा रहता है? मैक्सिमम ये कितना जिंदा रहता है ऐसा भी मैं आपको बता दूंगी। ये 36 घंटे तक मैक्सिमम जिंदा रहता है। इस 36 घंटे के बाद में कभी भी ओवा फर्टाइल नहीं होता है। 36 घंटे के अंदर 36 घंटे के बाद में कभी ओवा फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ओवा खत्म हो जाता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से जब आपको सिलेक्ट करना हो, जब आपके सामने एग्जैक्ट रेंज अवेलेबल है तब आपको एग्जैक्ट रेंज को प्रीफर करना है। लेकिन अगर इसको जो है वेरी करके उल्टा चुल्टा लिखा हो, यानी कि ये जो ऑप्शन है अभी तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। लेकिन इस बी ऑप्शन को चेंज करके मैं लिख दूं कि ये ओवा जो है 12 से 20 घंटे तक जिंदा रहता है, तब ये इसका जवाब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 21वें घंटे पे या 22वें घंटे पे ओवा फर्टिलाइज्ड नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है। हम एक एग्जैक्ट रेंज क्या पढ़ रहे हैं? 12 से 24 घंटे तक ओवा फर्टाइल रहता है, इसका लाइफ स्पैन इतना रहता है। ये हम भी कहते हैं कि मैक्सिमम इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? 36 आवर तक रहता है। जब ये ऑप्शन इस तरीके का हो जाएगा तो जवाब सी बन जाएगा। जब जो है ये ऑप्शन 12 से 20 घंटे तक चला जाए तब इसका जवाब सी होगा। और जब आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यू है तब आपको जवाब देना है 12 से 24 घंटे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला जो है एक न्यूज है आप सब लोगों के लिए कि जो भी नॉर्सेट का एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए जो है नर्सिंग ऑफिसर अगर मेन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या बना है? टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई है जिसकी मात्र वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। जो 7 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है नॉर्सेट का, आप में से बहुत सारे लोग नॉर्सेट का एग्जाम देने वाले होंगे, तो वहां पे उन सब के लिए उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है
जिसकी फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। पहले कितनी थी, 500 को काट के आपके लिए कितना कर दिया है, 100 कर दिया है। और अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है, जो लक्ष्य सीरीज हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी के लिए, ये जो है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर टारगेट बैच रन हो रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा और इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाई जा रही है, ये बैच रनिंग है अभी, इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है और इसकी फीस कितनी है, मात्र 2500 रुपये। कितनी है, मात्र 2500 रुपये है। थ्योरी बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है और यूपीपीएससी जिसकी सीरीज हम जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए ये बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको टेस्ट, क्विज, पैनल, पीडीएफ, वीडियो और ऑडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। और अगला जो है इन्फॉर्मेशन वो है फिर से नॉरसेट के लिए, और नॉरसेट मेन एग्जाम के लिए एमसीक्यू टारगेट बैच चल रहा है। क्या चल रहा है, एमसीक्यू टारगेट बैच चल रहा है मेन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंदर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू और जो है वीडियो क्लिप पूछी जा सकती है, कई बार इमेजेस पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। और इसकी फीस मात्र 250 है। कितनी है, जो सबसे महंगा एग्जाम है उसकी फीस सबसे सस्ती रखी हुई है और फीस कितनी है, मात्र 250 है। और इसको परचेज करके आप 7 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज्ञान कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल आप लोगों को अगले सवाल का जवाब देना है। द फिनोमिनन ऑफ द मिटल्स मर्ज इंडिकेट, यहाँ पे ये मिटल्स मर्ज किसको बोला जाता है ये आपको बताना है। ये कौन सा मर्ज है, मिटल्स मर्ज है और मिटल्स मर्ज आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी कह रहा है मेस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी कह रहा है ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी कह रहा है फर्टिलाइजेशन। ये किसको इंडिकेट करता है, ये जो मिटल्स मर्ज वाला फिनोमिना है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये इम्प्लांटेशन को इंडिकेट करता है। क्या, इम्प्लांटेशन के दौरान एक ब्लीडिंग होती है, उसको बोला जाता है हुमान साइन। क्या नाम बोला जाता है, हुमान साइन के नाम से जाना जाता है इसको। और ये क्या है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, कई बार इम्प्लांटेशन के दौरान यूटेराइन वॉल से क्या होता है, यूट्राइन वॉल से क्या होता है, ब्लीड होता है। और फीमेल को कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन उसको हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। हार्टमैन साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्टमैन साइन, इसको क्या बोला जाता है, हार्टमैन साइन बोला जाता है। और हुमान साइन किसके अंदर होता है, तो हुमान साइन होता है डीवीटी के अंदर। हुमान साइन किसके अंदर होता है, डीवीटी के अंदर हो जाए। डीप वेन का थ्रोम्बोसिस हो जाए तो उसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है, हुमान साइन। हुमान साइन का मतलब है अगर आपकी काम मसल्स के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मरीज लॉन्ग टर्म बेड रिडन रहा और वहां पे क्या हो गया, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ और उसकी वजह से आपको वहां पे पैसिव मूवमेंट के दौरान पेन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हुमान साइन। और ये कहाँ पे रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, किसके अंदर, डीवीटी के अंदर। और ये हार्टमैन साइन क्या होता है, इम्प्लांटेशन के दौरान जब यूट्राइन वॉल के अंदर अटैच हो रहा होता है एम्ब्रियो, उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है, हल्की स्पॉटिंग फीमेल को देखने को मिलती है कई बार, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या हार्टमैन साइन के नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान किसी तरह की कोई प्रोसेस नहीं होती है, तो ओव्यूलेशन के दौरान जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं मिडल्स मर्ज पेन। मिड साइकिल पेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मिड साइकिल पेन होता है। यानी कि मेस्ट्रो साइकिल के दौरान क्या है, 14th डे जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है, उस दौरान फीमेल को जिस ओवरी की साइड से ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस साइड पे उसको क्या है, लोअर पेल्विक पेन फील होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिडल्स मर्ज पेन। कैसा हमें, ये एक मिटल्स भाई साहब थे, उन्होंने ये बता दिया फिनोमेना, तो इसका नाम क्या रख दिया, मिटल्स मर्ज पेन रख दिया। और ये ओव्यूलेशन के दौरान होने वाला पेन है जिसको हम मिटल्स मर्ज फिनोमेना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो सही जवाब दे रहे हैं, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है, अगले सवाल का आपको जवाब देना है। जवाब आपके सारे सही होने चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल आपके सामने नहीं है। अगला सवाल आपसे कह रहा है, फ्लीटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू द फॉलिकुलर ब्लीडिंग कॉजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलिकुलर ब्लीडिंग बोल रहा है और ये पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से हो रहा है। इस पेन को
आप किस नाम से जानेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है ये कॉर्पस हेमरेजिकम है, ऑप्शन बी कह रहा है मिटल्स मर्ज है, ऑप्शन सी कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम है, ऑप्शन डी कह रहा है कॉर्पस एल्बिकेंस है, जो सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर पूछा हुआ है। और हमारी कंटेंट टीम ने इसको भी यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको हटा देना है। आप लोगों को सिर्फ कॉर्पस एल्बिकेंस ही पढ़ना है। सब लोगों को यहाँ पे जवाब लिखना है सवाल का और सही जवाब लिखना है। कॉर्पस हेमरेजिकम ये नहीं है, ये तीनों के तीनों कॉर्पस ल्यूटियम के नाम है। किसके नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम के। जिस दिन क्या हुआ था, ये जो ग्राफियन फॉलिकल वाली इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर थी, ये क्या था? ग्राफियन फॉलिकल्स था। और जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर कौन बैठा था? सेकेंडरी oocyte बैठा था। कौन बैठा था? सेकेंडरी oocyte, या इसको आप ओवम बोल सकते हो, वो बैठा था। और ये जो LH भाई साहब थे, LH हार्मोन ने आकर के इसको क्या कर दिया था? रैप्चर किया। जैसे ही इसको रैप्चर किया तो ये स्ट्रक्चर अब जो है ग्राफियन फॉलिकल नहीं रह करके क्या बन चुकी है? कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है। जैसे ही ये रैप्चर हुआ तो इस स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड नाम क्या हो गया? इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर दिया LH हार्मोन ने, और मॉडिफाइड करके इसको क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसका क्या काम रहने वाला है? तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है? लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाती है। क्या बनाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने का काम करती है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए इस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन कमांड करता है? तो ये जो ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है कि आप जो है अब ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर से क्या कर दिया है? इस LH हार्मोन ने ओवा को लूट लिया और अब आपका मॉडिफाइड नाम क्या हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। और जब आप कॉर्पस ल्यूटियम बन गए हो तो अब लगातार क्या बनाओ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाओ। क्या बनाओ? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाओ। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये स्ट्रक्चर कब तक जिंदा रहेगी, ये तय होता है कि कंडीशन फर्टिलाइजेशन वाली है या अनफर्टाइल है। जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, अब ये ओवा जिंदा कितना रहेगा? 12 से 24 घंटे तक हमने बोला ये जिंदा रहता है। इस दौरान इससे आकर के अगर स्पर्म मिल जाता है, कौन मिल जाता है? स्पर्म मिल जाता है। इसका मतलब अब शुरुआत किसकी हो चुकी है? प्रेगनेंसी की। किसकी शुरुआत हो चुकी है? प्रेगनेंसी की। अगर प्रेगनेंसी हुई तो ऐसी कंडीशन में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जिंदा कब तक रहेगी? प्रेगनेंसी के अंदर ये जिंदा कब तक रहेगी? तो जवाब देना है 12 वीक तक जिंदा रहेगी, क्योंकि 12 वीक के बाद में प्लेसेंटा वाली स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के अंदर डेवलप हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम फिर कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। और उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो 12 वीक तक जिंदा रहेगी, लेकिन अगर कंडीशन अनफर्टाइल रही, कंडीशन कैसी रही? अनफर्टाइल रही, और अनफर्टाइल कंडीशन में कितना जिंदा रहेगा? तो जवाब देना है 2 वीक तक। कब तक जिंदा रहेगा? 2 वीक तक जिंदा रहेगा। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, कंडीशन अनफर्टाइल है, इस दौरान ये 2 वीक जिंदा रहेगी, लेकिन इस दौरान भी इसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा। क्या लगेगा? कलर फेड होने लगता है इसका। किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। कि प्रेगनेंसी हुई नहीं है, जिंदा सिर्फ 2 हफ्ते तक रहना है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद में वापस मेस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बना था? तो ये तो ओव्यूलेशन के दिन बना था। कब बना था? 14th डे ऑफ साइकिल बना, और अगले 14 दिन बाद में वापस क्या है? मेस्ट्रुअल साइकिल आएगी। तो ये जिंदा कब तक रहेगा? 2 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। स्टार्टिंग में ये कलर में कैसा होता है? पिंक होता है। कैसा होता है? पिंक। इसलिए इसको बोला जाता है कॉर्पस हेमरेजिकम। कैसा बोला जाता है? स्टार्टिंग में इसका नाम कैसा होगा? जिस दिन कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, ये कलर में पिंक दिखती है। कैसे दिखती है? पिंक। और उसका नाम होता है कॉर्पस हेमरेजिकम। क्या बोला जाता है? कॉर्पस हेमरेजिकम। उसके बाद में धीरे धीरे इसका कलर और फेड होने लगता है, और जैसे ही इसका कलर व्हाइट हो जाता है, जैसे ही 2 हफ्ते की कॉर्पस ल्यूटियम होती है, इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। और व्हाइट कलर को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। और इस कॉर्पस एल्बिकेंस के बाद में ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। कॉर्पस एल्बिकेंस बनने के बाद में ये खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल का रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एल्बिकेंस, हेमरेजिकम और कॉर्पस ल्यूटियम, ये नाम किसके हैं? इस कॉर्पस ल्यूटियम के ही नाम है। और अलग अलग दिनों में इनका कलर फेड होता रहता है। पूरा कलर फेड होकर के व्हाइट बनते हैं, इसको एल्बिकेंस बोल देते हैं। स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। क्या बोला जाता है? हेमरेजिकम। कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा कब तक रहेगा? प्रेगनेंसी हुई तो 12 हफ्ते तक, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 2 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
यहाँ पे पूछा है पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से जो पेन होता है, और उसी पेन को हम क्या बोलते हैं, मिटर्स मर्ज बोलते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इसका जवाब नहीं है, ना तो कॉर्पस हेमरेजिकम है, ना ही कॉर्पस एल्बिकन्स है, ना ही कॉर्पस ल्यूटियम है। इसका जवाब क्या है, ये मिटर्स मर्ज पेन है, जो क्या है, ओव्यूलेशन के दौरान पेरिटोनियम का इरिटेशन होता है, इसलिए वहां पे फीमेल को पेन फील होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल का जवाब देना है। बी बिल्कुल करेक्ट है और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। अगला सवाल कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन द ब्लड। हाई कंसंट्रेशन है किसकी, एस्ट्रोजन की, इन द ब्लड कोज। यहाँ पे क्या करेगा, हाई एस्ट्रोजन, बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन क्या करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कोज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन करवाता है क्या। ऑप्शन बी कह रहा है स्टिमुलेट करता है लैक्टेशन को। ऑप्शन सी कह रहा है इनहिबिट करता है किसको, एपएचएस को। ऑप्शन डी कह रहा है इज वन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है क्या। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन है, ये फीमेल के अंदर कब देखने को मिलती है आपको, मीनोपॉज के अंदर। कब देखने को मिलती है, मीनोपॉज के अंदर। और इसका कारण क्या है, मीनोपॉज के अंदर क्या हो जाता है, हार्मोन का विड्रॉवल हो जाता है। फीमेल को फीमेल बनाने वाले हार्मोन का क्या हो जाता है, विड्रॉवल हो जाता है। और ये विड्रॉवल किस किस का है, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन का, दूसरा किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इन दोनों हार्मोन का विड्रॉवल होना और कब, मीनोपॉज वाली एज के अंदर करवाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रिवेंट करवाता है। ये वाली कंडीशन अगर फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी तो वो भी मोस्टली कब, जब मीनोपॉज वाली एज आ गई और ये हार्मोन का विड्रॉवल हो गया है, उसके बाद में उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसकी हड्डियां वीक हो सकती है, उससे पहले नहीं होती है। इसका मतलब डी तो कभी भी जवाब नहीं बनेगा। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एपएसएस, एपएसएस को इनहिबिट करके ये काम बिल्कुल इसका होता है किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा, क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा किसको बुला देता है, एलएच हार्मोन को पॉजिटिव फीडबैक लगाता है और किसको बुलाता है, एलएच हार्मोन को बुलाता है और कहता है कि तुम आकर के इस ग्राफियन फॉलिकल वाली स्ट्रक्चर को रप्चर करो, क्योंकि इसके अंदर हम क्या दिख रहा है, सेकेंडरी oocyte दिख रहा है। और जो एपएचएस हार्मोन है इसका काम क्या होता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, किसको, ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हैं फीमेल के, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। जब ये स्टिमुलेट करता है तभी तो ग्राफियन फॉलिकल वाली स्ट्रक्चर बनती है। और जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल वाली इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बना देता है और उसके बाद में ये एस्ट्रोजन भाई साहब आकर के इस हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, किसके द्वारा, नेगेटिव रिलेशन बनाता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चला के ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर देता है, ये एपएचएस को इनहिबिट कर देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। बोलते हैं कि आपने ग्राफियन फॉलिकल बना दिया, अब आपका कोई काम नहीं है। फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और एक फॉलिकल ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बड़ा ग्राफियन फॉलिकल बनाया, जिसकी साइज 20 मिली जो है mm की थी और उसके अंदर हमें सेकेंडरी oocyte देखने लग गया। अब आप वापस पधारो, आपका काम नहीं है। उस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा जो एपएचएस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है एपएचएस को। ये बात सत्य है। कोज ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन है, एलएच हार्मोन है। एलएच को बुलाने का काम एस्ट्रोजन जरूर करता है, एलएच को ब्लड के अंदर बुलाने का काम एस्ट्रोजन हार्मोन का जरूर है, लेकिन ओव्यूलेशन करवाने का काम तो ये भाई साहब ही करेंगे, दूसरे कोई हार्मोन इसको नहीं करवा सकते। स्टिमुलेट लैक्टेशन, लैक्टेशन को स्टिमुलेट नहीं करता है, इनहिबिट करता है। क्या करता है, लैक्टेशन को इनहिबिट करता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले सवाल का जवाब देना है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत दिन बाद दिखी हूं मैं, लेकिन इससे पहले भी हमारी 2 क्लासें हुई, सिर्फ 2 दिन ब्रेक था। सब लोगों को हर दिन क्लास के अंदर जुड़ना है और हर दिन कुछ नया सीखना है, इंटरेस्टिंग चीजें लर्न करनी है और इस सवाल का जवाब देना है। ये सवाल कह रहा है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रेशंस ऑफ। यहाँ पे ओव्यूलेशन किसके कारण होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। और यहाँ पे इस सवाल का जिसने भी गलत जवाब दिया, इसका मतलब यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जोड़ो, उसके लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये चीज सबको पता होनी चाहिए, ये चीज जो है सबको पता होनी चाहिए। ये लिखा है एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन बी कह रहा है
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी कह रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन जो है वो क्या करवाता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन कराता है, ओव्यूलेशन फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रेशंस ऑफ, ओव्यूलेशन किसके सिक्रेशन से होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। अभी भी ड्रैगिनी कह रहे हैं ए और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सी। ए जो है एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है, एलएच सर्ज करवाता है, क्या करवाता है, एलएच सर्ज करवाता है। और एलएच सर्ज का मतलब होना कहता है कि एलएच हार्मोन का ब्लड के अंदर आना, क्या एलएच हार्मोन का ब्लड के अंदर एंटर होना कहलाता है एलएच सर्ज, ब्लड के अंदर एंटर होना कहलाता है एलएच सर्ज। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एलएच सर्ज कब होती है, जवाब देना है 32 से 36 हार बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के 32 से 36 घंटे जो है पहले होता है कौन, एलएच सर्ज। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा दिन होता है, ऐसा पूछे तो जवाब देना है 12वें दिन, 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का 12वां दिन है। और ओव्यूलेशन के 32 से 36 घंटे पहले एलएच हार्मोन ब्लड के अंदर एंटर हुआ, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। और एलएच हार्मोन का पीक लेवल कब होता है, तो जवाब देना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे है, जिस दिन ओव्यूलेशन होना है। और ओव्यूलेशन होने के 10 से 12 घंटे पहले एलएच हार्मोन अपना हाईएस्ट लेवल पे जाता है और उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। तो ये पीक लेवल पूछे तो 12 से 24 घंटे बिफोर ओव्यूलेशन, और इसका एलएच सर्ज का टाइमिंग पूछे तो आपको जवाब देना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 12वां दिन होता है। लेकिन जो है ओव्यूलेशन के 32 से 36 घंटे पहले ओव्यूलेशन के जो है एलएच सर्ज होती है, एलएच हार्मोन। और इस एलएच सर्ज को किसने करवाया, जवाब देना है एस्ट्रोजन हार्मोन ने करवाया। लेकिन ये जो सवाल आपसे पूछ रहा है ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन कौन करवाता है, तो ओव्यूलेशन तो ये एलएच भाई साहब सर्ज होकर के आए हैं। अभी ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेंगे और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल वाली स्ट्रक्चर रप्चर होती है, यहाँ से रिलीज कौन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। कौन रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और इसी को बोला जाता है ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन किसने कराया, एलएच हार्मोन ने कराया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने कराया, ना कि एस्ट्रोजन हार्मोन ने कराया। एस्ट्रोजन हार्मोन एलएच को लाने जरूर गया था, लेकिन ये वाला काम वो खुद कर सकता तो इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसको बुलाने की जरूरत पड़ी है तो ये काम भी यही करने वाला है, और उसका नाम क्या है, एलएच हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन करवाने का काम करता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तो एस्ट्रोजन इनहिबिट कर देता है, तो ये नहीं करवा सकता, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं करवा सकता और एस्ट्रोजन भी नहीं करवा सकता। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मैक्सिमम लोगों का जवाब सी था। और अगले सवाल को पढ़ना है और अगले सवाल को पढ़ के जवाब देना है, और जवाब कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और कल का अपना जो है पहला सवाल यही होने वाला है। इसके अलावा जो है अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी आपके सामने आने वाले हैं, और वो मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, कम्युनिटी, कोई भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो है मिक्स टाइप के रहने वाले हैं। ये तो कुछ ओबीजी के एमसीक्यू थे जो आप समझ रहे थे। लक्ष्य सीरीज के अंदर हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू जो है आपके सामने रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, सारे के सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है यूपीपीएससी के अंदर आ सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, हर दिन करेंगे। आप लोगों को हर दिन जुड़ना है। तो आज का जो अपना सेशन है उसको यहीं पे विराम देते हैं। कल वापस नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और इसी एमसीक्यू से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं तक है, कल वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।